हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे, टीचर्स टॉक इंडिया। ये थर्ड एपिसोड हम शूट कर रहे हैं ऑफलाइन। जनरली मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि हम इसको जूम पे भी रिकॉर्ड करें बिकॉज ऑफ कोई टीचर दिल्ली से हो सकता है, कोई कानपुर से हो सकता है, कोई लखनऊ से हो सकता है। तो मे बी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स के साथ हमको ये इंटरव्यू करना है, दैट इज़ रीज़न मैं ये मेंशन करता हूँ कि हम ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। टीचर्स टॉक इंडिया का ये जो थॉट है वो सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, एक जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो पेरेंट्स, माँ बाप के अलावा जो उसके लाइफ में हिडन हीरो है, जो दिखता नहीं है सोसाइटी को, वो होता है टीचर। जनरली वो सारे टीचर्स जो किसी न किसी बच्चे को ट्रेन किए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिससे ट्रेन हुआ हूँ वही टीचर है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई और भी बच्चा हो सकता है। तो ये जो पूरा चैनल है ये टीचर्स को डिवोटेड है और मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा। इवन जो प्रिंसिपल्स होंगे या जो सोसाइटी को ट्रेन कर रहे होंगे, चाहे किसी भी लेवल पे हो, स्कूल में हो, नॉर्मल लेवल पे हो, या इंस्टीट्यूट में हो, या ऑनलाइन हो, ठीक है। तो मैं सब लोगों को लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल टीचर ने भी बहुतों की ज़िंदगी बदली है, लेकिन उसको अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से नहीं मिला। मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स को अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, उनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए आपके डेवलपमेंट का, लेकिन ये वो बोल रहे हैं उनको नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनको अप्रिसिएशन मिले और उनको थोड़ा सा क्रेडिट मिले आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए कि मैक्सिमम लोगों तक ये टॉक शो, ये पॉडकास्ट जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये आप तक पहुँचे। और इस पूरे डिस्कशन को ध्यान से सुनिए, आपको कुछ न कुछ हर एक पॉडकास्ट में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा। सो आज जो अभी हम जिसके साथ डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है वीरेंद्र सर, और ये जो हैं श्रेयस विद्यालय जो स्पेशली माजलपुर में है, गुजराती मीडियम के जो हैं इंचार्ज हैं सर, ठीक है। सो वीरेंद्र सर से आज हम डिस्कस करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे और उनकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। गुजराती मीडियम के टीचर्स जो हैं वो सच में रियल हीरोज़ होते हैं। अगर मैं बहुत सारे टीचर्स की बात करूँ तो थोड़ा बहुत अलग अलग सेगमेंट आता है। गुजरात बोर्ड के टीचर्स की सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए और मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा वो रिस्पेक्ट उनको उतनी नहीं मिलती, चाहे वो स्कूल हो या बच्चों से हो। तो आज हम कोशिश करेंगे ऐसे रियल हीरोज़ का जो है अप्रिशिएशन हम उनको करें और कहीं ना कहीं उनको सम्मान दें। तो सर वीरेंद्र सर, श्रेयस स्कूल में सर आप कब से हैं? 2008. 2008 I have been teaching English subject since 2008. ग्रेट। 2008 से सर आप स्कूल में हैं और अभी तक आप इस स्कूल में बने हुए हैं? हाँ, क्या बात है। जनरली लोग कुछ समय बाद जॉब चेंज कर देते हैं, लेकिन सर इतने साल आपका क्या मोटिवेशन रहा आप इस स्कूल में जुड़े रहने का? पहले तो मैं सही से बताऊँ तो जो भी टीचिंग फील्ड है तो उसमें जब से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे टीचर बनना है जी तो पहले तो मेरा मोटिव क्लियर था। जी। इसके हिसाब से आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ओके ओके ग्रेट। तो सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा जी कि आप जो भी करना चाहो जी तो पहले वो श्योर कीजिए जी जी। और उसके बाद एक सोसाइटी एक ऐसा मीडिएट है हमारे लाइफ में जी जो हमेशा आपको यू टर्न देता रहता है। ओके और ओके उस सोसाइटी में हर एक का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जी। उसके लिए आप ढूंढते क्या हो? जी आप तब ढूंढ पाओगे जब आप मेंटली तैयार होगे। जी। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था मुझे टीचर बनना है, ओके तो उसके हिसाब से मैंने सोसाइटी में से पॉजिटिवली वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके हिसाब से ट्राई एंड देन आई एम हियर। तो ग्रेट। मैं सोसाइटी से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जब भी आप स्कूल में भेजते हो तो उसका विज़न क्लियर होना चाहिए। ओके और बच्चा एक ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जो भी उसका ग्रेडेशन होता है उसके हिसाब से आप खुद भी पर 24 आवर्स में जो भी अपना डे बाय डे अपग्रेड होता है, क्रेडल टू क्रेव की जो जर्नी बोलते हैं, तो उसमें एज ए पेरेंट्स आप 10 मिनट भी पर डे देते हो तो 100% आपका बच्चा जो है उसमें जो आप लाना चाहते वो ला सकते हैं। ओके
टीचर्स है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 35 मिनट 45 मिनट्स वो टीचर को क्या है बच्चों को गाइड करेगा। अभी आज का जो जनरेशन है, आज का क्लास का एटमॉस्फियर है, उसमें टीचर के पास एक ही डायमेंशन में वर्क नहीं होता है। देयर आर सो मेनी टास्क। वन साइड टीचिंग अपडेशन, स्टूडेंट को अपग्रेड करने का, अनदर साइड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होता है। जी जी। देयर आर लॉट्स ऑफ टास्क। यदि इन सभी कामों में टीचर तो गाइड करता ही है बच्चों को, लेकिन अभी क्या है कि क्लास में जो स्ट्रेंथ लिमिटेशन होना चाहिए वो नहीं होती। इसके हिसाब से 35 या 45 मिनट्स में आप कितना टीचर मैनेज करेगा। जी जी। और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क वही आके रुकेगा कि बच्चे में कुछ अपडेशन नहीं है। ओके, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। हाँ जी। अभी इम्प्रूवमेंट कब आएगा? जब फैमिली बैकग्राउंड से भी उसको पॉजिटिवली से अपडेट के क्या तेरे में XYZ एरर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर सजेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद उसका रूटीन लाइफ में कितना अपडेशन आता है। वीरेंद्र सर, मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा आज स्कूलिंग सिस्टम में पर्सनली परेशान कर रही है कि टीचर टीचिंग ना करके स्कूल में बहुत कुछ कर रहा है। सर, एक टीचर का जॉब स्कूल में सिर्फ टीचिंग ही होना चाहिए और इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके अलावा सर इतना एडमिन वर्क क्यों दिया जा रहा है टीचर्स को आज के दिन में? ये एक जो नीति विषय बाबत हो गई जी, क्योंकि डे बाय डे एवरी टाइम आवर एजुकेशन सिस्टम हैव बीन ट्राइंग टू अपडेट जी, बट देयर आर सो मेनी डायमेंशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। सपोज अभी एजुकेशन सतत सर्वग्राही मूल्यांकन बोर्ड में चलता है। ओके। तो उसके हिसाब से ये अभी तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे आगे बोले तो आई थिंक फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट है वर्ल्ड में। अच्छा, क्या बात। तो ये जो है तो उसका यहाँ पे अप्लाई करना है तो वहाँ जिस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल पर क्लास कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आप तो इस फील्ड के सालों से जुड़े हुए जी जी जी, एनालिसिस करते हो जी, मैंने भी जाना है थोड़ा बहुत जी, तो लिमिटेड क्लास स्ट्रेंथ होती हो जी, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों का कम्युनिकेशन जितना परफेक्ट होगा जी, उतना रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल जो सर। गैप है टीचर और स्टूडेंट के बीच वो 0 होनी चाहिए। ओके। और तभी एक दूसरे को समझ के टीचर उसको गाइड करके अपडेट कर सकता है। आज के हिसाब से अभी मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें 60 70 80 90 भी स्टूडेंट होते। ओ माय गॉड, एक सेक्शन में सर? यस, एक क्लास। अभी 90 स्टूडेंट का काउंसलिंग करना हो तो एक तरफ टीचर को टारगेट होता है कि भाई पर मंथ इतना सिलेबस कंप्लीट करना जी होता जी है। जी जी, सिलेबस कंप्लीट करने का यूनिट टेस्ट आएगा, उसका पेपर चेक करने का, उसके बाद प्रीलिम या फर्स्ट सेकंड टेस्ट उसका डेटा अपलोड करने का होता है प्रॉपर साइट पे। देयर आर लॉट्स ऑफ टास्क और इसके हिसाब से जो हमने अपडेशन का टारगेट बनाया होता है कि स्टूडेंट में मैं ये नया हैबिट्स डेवलप करूंगा, XYZ प्रॉब्लम्स है, ये वीकनेस है, उसका हैंडराइटिंग अपडेट करने का ये तो ये सब काउंसलिंग या जो हमें बीएड में हाउ टू टीच स्टूडेंट वो जो फंडा सब कुछ है टीचर जानता है, लेकिन ही हैज नो आइडिया हाउ टू अप्लाई बिकॉज लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। वीरेंद्र सर, मुझे एक चीज़ जैसे कि मैं ये डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे जो मेरी बैक एंड टीम थी उसने बताया कि आपकी सर जो पढ़ाई का जो प्रोसेस रहा है बड़ा टफ रहा है सर। तो अपनी प्लीज़ थोड़ी पढ़ाई के प्रोसेस पे सर थोड़ा सा आप सबको बताएं कि 8 9 स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और सर कहाँ से आप एक्चुअली आते हैं, ओरिजिन कहाँ से है, प्लीज़ शेयर करिए सर। जनरली दिल से बताऊँ तो मेरी जो पढ़ाई है जी, वो जो कॉमन पर्सन कहता है ना जी, कॉमन मैन जी, उसी प्रकार से मैं भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, मैं भी गवर्नमेंट स्कूलिंग में प्राइमरी टीचिंग ओके, मेरा वहाँ कंप्लीट हुआ था। क्या बात है। उसके बाद मेरा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी भी गवर्नमेंट स्कूल में ही मैंने कंप्लीट किया था। ओके ओके। और जब मैंने ऐसे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैंने 11 साइंस किया। ओके। फिर इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा
फीडबैक नहीं था जी क्योंकि मेरे पापा ये फैब्रिकेटर जी जी फील्ड जी में थे, जी 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 वो वर्कर। सर आप दिल से शेयर करिए, यहाँ पे कोई भी स्टेटस से नहीं है सर। टीचर जो सर है ना, करोड़पति भी जो है वो भी टीचर ही कहलाएगा सर। आज मैं किसी टीचर के टैगलाइन के आगे नहीं सुनता कि ये करोड़पति टीचर आ रहा है। टीचर के लिए एक हमेशा एक शब्द फिक्स है सर, टीचर, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो या अपर मिडिल क्लास से। हाँ, टीचर ने बिहाइंड द सीन अपनी लाइफ में क्या बनाया है वो अलग मैटर है सर। प्लीज आप ये अच्छे से शेयर 11 करिए। साइंस किया मैंने, फिर वही साल में थोड़ा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ गया। मेरा जो बड़े भाई है वो बीएड कर रहे थे, ओके तो उस समय बीएड का खर्चा ज़्यादा होता था, तो Okay. पापा ने बोला कि दोनों को तो मैनेज नहीं कर सकते हम, तो तुम बोलो साइंस छोड़ दो बोले, ओके और ओके दूसरी स्ट्रीम तुझे जो पसंद है वो ले ले। तो मैंने फिर कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स ज्वाइन किया। भैया का बीएड ख़त्म हो गया। उसके उस समय मेरे पापा का सैलरी अप्रोक्सीमेटली पर डे 60-70 रुपये होगा। जैसे तो मेरे पापा ने स्टार्टिंग किया था तभी मुझे याद है 83-4 का, ओके तो उनको 25 पैसे पर डे सैलरी मिलता था। और हम 3 भाई है, ओके ओके। तीनों आप भाई सर को- छोटे वाले हैं कि बीच वाले? नहीं, मैं बीच वाला। ओके ओके तो ओके। बड़े भाई को भी टीचर उन्होंने बनाया मेहनत करके। फिर मैं भी टीचर हुआ। अभी मेरा जो छोटा भाई है वो भी हायर सेकेंडरी में टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में उसका भी गवर्नमेंट में selection। लग गए। ग्रेट ग्रेट सर। हम 3 जो भाई है सभी टीचर बने, जी। और वो पापा की बदौलत है। जी जी अ, सर मैं एक चीज़ इसमें पर्सनली मेंशन करूँगा कि टीचर सर जो है ना, टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ ज्ञान से ही जाए। टीचर कितना इकोनॉमिकली रिच है नहीं है उस बात से पर्सनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अगर एक बच्ची को भी ज़िंदगी में ट्रेन किया है ना सर, तो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है उस बच्चे से और सोसाइटी से। मे भी सर आज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टीचर हाई फाई हों, अपडेट वाले हों, अलग तरीके से हों। आजकल सर एक लोअर क्लास की जो टीचर हैं, जो आप जो बोल रहे हैं, मैं इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ, वो सच में एक्चुअल टीचर हैं सर, जिन्होंने रियल प्रॉब्लम फेस करके आगे बढ़े हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, वो एजुकेशन का क्या महत्व समझाएंगे। तो इसीलिए जैसे कि अभी पिछले जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही शेयर किया। सर मैं देख रहा हूँ कि किसी के घर पे बहुत पूरा फाइनेंशियल है, 10 लाख की कोचिंग लगा दी, 20 लाख कॉलेज का भर दिया, बच्चा नासा का भी ट्रिप करके आया। वो अगर आज टीचर बने ना सर, तो वो टीचर कम कहलाएगा, वो इन्फ्लुएंसर उस समय कहलाएगा कि मेरा आखिरी ऑप्शन यही था। मुझे लग रहा है सर आपका इंटरेस्ट था क्या टीचिंग में? हाँ, कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, डे 1 से क्लियर था कि कोई ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ तो अब टीचिंग कर लें, ऐसा तो नहीं था ना? 2 कॉन्सेप्ट श्योर किए थे। पहले तो जो भी पढ़ेंगे, तो अभी तो क्या है कि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से यदि आपको आगे बढ़ना है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके इंग्लिश थॉरोली पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश का टीचर बनेंगे। ओके तो ओके। ये ऑप्शन मुझे तो आ सर गया था। आप इंग्लिश टीचर हैं अपने स्कूल में। ग्रेट सर। और दूसरा तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो, आप कहीं से भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो सीख ही लेते हो। तो जी। वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना चाहूँगा। हमारे नेचर को पहले हमें जानना चाहिए, उसके बाद उसमें कौन कौन से वीक पॉइंट है। देखिए, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जैसे ही 1-2 क्लास आप फेस करोगे तो सबका लेवल आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। इसके हिसाब से आप उनको गाइड करोगे कि आप ये प्रिपेयर करो, वर्क फॉर्म तैयार करो, टेंसेस का क्या वेरिएशन है, डिफरेंस क्या है, वो श्योर करो। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो बच्चों को आप बता सकते हो कि आपको कौन सी टेक्निक से ज़्यादा याद रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी बच्चों को बोलेंगे कि दबंग, तो डेफिनेटली वो लिखे या कुछ करे उससे पहले उसका टाइटल उसके दिमाग में आ जाता है, जी, और देन वो स्पेल कर देगा। उसी हिसाब से बच्चे को या वीक पॉइंट जो भी हो, तो वो श्योर करके कौन सा आपका प्लस पॉइंट है, कौन सा आपका माइनस पॉइंट है, वो ढूंढ के उसमें अपडेट करना चाहिए। और हमने भी वही किया, तो अभी आज इस मुकाम में पहुँचे कि
कैसे भी करके अपडेट करना है। सर कोई बच्चा आज टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? सबको डॉक्टर, इंजीनियर और यही सब बनना है। वो देखिए आखिरी में वो भले ही टीचर बन जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन 10th से 12th के बीच में वो कभी एक लाइन ही नहीं बोलता मुझे टीचर बनना है। उसके सर एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। ओके। जैसे कि उसका गोल होगा तो वो 100% टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन ही जाएगा। टीचर भी बनना चाहिए कि नहीं? वो 100% बनना चाहिए जी। जो दिल से बनता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बनता है, और जो एक्सीडेंटली कोइंसिडेंस यूटर्न लेके आ गए तो उनको टीचर बनने के बाद भी बहुत सारे अपडेशन लाने पड़ते हैं रूटीन में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे हाउ टू अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसके हिसाब से आप उसको क्या गाइड करोगे। बच्चा अभी है तो उसको समझना पड़ेगा कि वो आंसर ऐसा क्यों देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चों को आप बोल रहे हो तो बोले स्टैंड अप, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर फैमिली, तो वो खड़ा होगा तो आप उसको ऑब्जर्व करो, वो बटन ठीक करेगा या इंसर्ट ठीक करेगा, कॉलर सही है फिर भी उसको ठीक करेगा, या फिर बाल ठीक करने लग जाए। तो ऐसा क्यों होता है? यदि वो टीचर अच्छे से चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो ढूंढ निकालेगा वेयर इज द फॉल्ट। सर लेकिन टीचर के किसी भी कोर्स में बीएड तक में चाइल्ड साइकोलॉजी तो है नहीं, जनरल पढ़ाई है। नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी आता है, एक पूरा सब्जेक्ट ही होता है उसके हिसाब से। बीएड में है ये? हाँ। ओके, ये कोर्स में इस साल से ऐड है कि पहले से ऐड है? पहले से ऐड है। पहले से ऐड है। 1 साल का कोर्स हुआ करता था, अभी 2 साल का हो गया। सिलेबस इतना लंबा होने के कारण अभी 2 साल का कर। फिर भी सर इतनी ट्रेनिंग के बाद भी टीचर्स बैच हैंडल नहीं कर पाते हैं, कहाँ वो समझ पाते हैं टीचर साइकोलॉजी? वो तो सर टीचर हमेशा इट्स डिपेंड ऑन टीचर एक्चुअली। यस। और क्या है कि वो कौन से एटमॉस्फेयर में कितने सामने बच्चे, क्योंकि सब जगह वो एनालिसिस करने जाएगा तो टाइम लिमिटेशन इसलिए जी 40 मिनट की क्लास में क्या एनालिसिस, वो पढ़ाया है, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर जी 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 जी। क्लास में स्ट्रेंथ लिमिटेड है तो मैंने पहले भी बताया कि लिमिटेड स्ट्रेंथ में 100% आप रिजल्ट ला सकते हैं। ओके। लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो डेफिनेटली टीचर को आप जो टारगेट देते हो तो एक वन काइंड ऑफ क्या बोलते हैं बिजनेस हो जाता है। फिर कितने बच्चे सर एक टीचर इजीली हैंडल कर सकता है? कितने बच्चे होने चाहिए एक सेक्शन में? एटलीस्ट 30-40, मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा नहीं। 40 को 100% अपडेट सोसाइटी करनी है, उसको पूरा एजुकेशन देना है तो 40 लिमिटेशन अपने इंडिया के एटमॉस्फेयर के बराबर है। सर ये तो प्रोसेस बड़ा टफ है, लेकिन मुझे भी सर ऐसा पर्सनली लगता है। सर टफ है, दैट्स गुड क्वेश्चन। आप बोल रहे हो कि टफ है, लेकिन आपको करना ही है अपडेट तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू चेंज इट। एवरी ड्यूटी इज होली एंड डिवोशन ऑफ ड्यूटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द ड्यूटी, अच्छा एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, तो डेफिनेटली वी मस्ट बी ट्राई टू अपडेट इट। हमारे पास सब कुछ है, बस एक थॉट की कमी है। ओके सर, टीचर्स आजकल, सर आप अपने इन 2-3 साल की हम बात करेंगे सर, आपने 2-3 साल में अपने गुजराती मीडियम के पूरे उसमें सेक्शन में एज इंचार्ज आपने सर कितने सारे टीचर्स को चेंज होते हुए देखा है? सर जैसे मैं 2008 में ज्वाइन हुआ, तब से लेके अभी तक देखता हूँ तो सब टीचर तो हर साल कितने चेंज होते हैं सर अप्रॉक्स? हमारे गवर्नमेंट सेक्शन में तो रेयरली ऐसा होता है। ओके नहीं, वो तो गवर्नमेंट वाला हो गया, ऊपर वाले सेक्शन में। प्राइवेट सेक्शन में जहाँ भी आप देखोगे वहाँ ये अप एंड डाउन। प्राइवेट सेक्शन कौन से स्टैंडर्ड शुरू होता है सर? 8 से कि 9 से? 1 to 12 सभी में ऐसा होता है। तो उसमें कोई श्योर नहीं होता सर, वो मैनेजमेंट या टीचर पे डिपेंड है। उसको जो स्कूल में जो सैलरी मिलता है तो वो टीचर तो देखेगा कि मुझे इकोनॉमिकली कहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कि जहाँ मुझे काम तो मिलता ही है, वो मेरा पर्सनल हो गया कि मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। उसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली भी देखेगा कहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उसके हिसाब से फिर वो चेंज कर लेता है। और ये तो जो भी कंडक्टिंग करते हैं तो उनको ही सोचना चाहिए कि ज़्यादातर टीचर को क्या एक्सपेक्टेशन होती है तो वो फुलफिल करे, कि जिसके हिसाब से वो अच्छे से अच्छा क्लास वर्क कर सके। सर गवर्नमेंट टीचर्स की तो सैलरी सर ठीक ठाक है, जैसे कि और भी दूसरे स्कूल हैं, जैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी कुछ स्कूल में अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सर टीचर्स की सैलरी जो है वो थोड़ी
अनएक्सेप्टेड होती है या थोड़ी कम होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर भी सर टीचर कई सालों से उस अमाउंट पे काम कर रहे हैं। ऐसे टीचर्स के लिए सर आप एक लाइन में कुछ चीज़ें बोलिए कि वो क्या, सर वो उनकी डिग्निटी और उनकी लॉयल्टी, शायद डिग्निटी और लॉयल्टी होगी या सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं नहीं मैं बच्चों के लिए डिवोटेड हूँ। लेकिन ऐसे टीचर्स तो मैंने बहुत कम रेयर वो चेंज कर ही देते हैं हाँ, बिकॉज ऑफ हाँ। दिस, चेंज कर देते और हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इकोनॉमिकल लेवल भी मैनेज करते हुए वो टीचर क्या है कि जो पढ़ाता है जो स्कूल में, तो वही टीचर जिन बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ से डायरेक्टली उनको गाइड डायरेक्शन मिलता है कि भाई वहाँ से तुम ट्यूशन भी वहाँ उनके वहाँ ही जाओ, ऐसा जी बहुत होता मैंने है। जी देखा जी है। जी तो जी वो क्या है कि वो एटमॉस्फेयर और सर्कमटेंसेस के हिसाब से ऐसा होता रहता वो है तो सर। स्कूल में भी कुछ टीचर बोल देते हैं हमारे पास आ जाओ ट्यूशन के लिए, और इसके हिसाब से आप जो कम सैलरी में भी इतने साल कंटिन्यू करते हैं तो उसके पीछे ये रीजन में भी हो सकता है, ऐसा Great. मेरा पर्सनल व्यू है। जी सर, कॉन्सेप्ट स्कूलिंग को लेके आपकी क्या राय है? कॉन्सेप्ट स्कूलिंग अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जो 24 आवर्स एक्टिव स्टूडेंट है। ओके, 5 वो जो सिप वाला, एक सिप जाएगा उसके पीछे 4 जाएंगे, एक सिप को तो पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन पीछे जो 4 जाते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता कि वहाँ जाके करना क्या है, उसका शेड्यूल क्या है। तो आपको और बच्चे को, पेरेंट्स को, सभी को समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट स्कूल का एक्चुअल स्टडी पैटर्न है क्या, एकेडमिक जो है 24/7 का वो शेड्यूल क्या है, और उसके हिसाब से आपका बच्चा वो शेड्यूल फॉलो कर सकता है कि नहीं। 100 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जो कॉन्सेप्ट स्कूलिंग सच में जाना चाहिए? 100 में से ऑन एन एवरेज अभी तक जो आपने पाया है? 20%, 20-25 सिर्फ 20-25 बच्चे ही जाने चाहिए, बाकी 70-75 लोगों को नॉर्मल स्कूलिंग करनी चाहिए। सर आप 11th-12th भी होगा अपने यहाँ, तो ठीक है। सर कभी ऐसा लगा कि 11th में एडमिशन्स ड्रॉप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट स्कूलिंग? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये गुजरात बोर्ड में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा कॉन्सेप्ट स्कूलिंग की वजह से? ज़्यादातर आई थिंक 30-40 का रेशियो कम हुआ है। सर 40% काफी ज्यादा होता है सर, आधी क्लासरूम आ जाती है। अभी मे भी मुझे लग रहा है इंग्लिश मीडियम में ज्यादा होगा ये खतरनाक, ये नंबर शायद 50% से ज्यादा होगा। उसका क्राइटेरिया और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में कैसा है उसके हिसाब से अप एंड डाउन होता है, कभी 20% डाउन होता है, कभी 40% डाउन होता है, कभी रनिंग ईयर हमारी स्कूल का ही बताऊं तो अभी जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके ज़्यादा रश है एडमिशन के लिए। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ओके, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे बच्चे जाते हैं और वहाँ से पास होके बाहर आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके, और उसके हिसाब से फिर पेरेंट्स और सोसाइटी अवेयर होती है कि नहीं इससे अच्छा तो यही बेटर है। जी 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 जी। तो सर आपको ये लग रहा है कॉन्सेप्ट स्कूलिंग सिर्फ कुछ बच्चों के लिए है, बाकी बच्चे रियल स्कूलिंग करें? जैसे कि अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे स्कूल में 16 या 15 स्टूडेंट है ना, 90 अब A1 पास होके निकले। जी सर, मैं बोर्ड पे देखता रहता हूँ। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ है कि वो जो 16 स्टूडेंट थे ना, वो सभी के सभी हमारे स्कूल में एडमिशन उन्होंने 11th में नहीं लिया, अदर स्कूल्स में चले गए। मैंने इंक्वायरी किया जी। हाँ, तो इसमें आधे कॉन्सेप्ट में गए, आधे दूसरी जो डमी जो भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट, जी, जहाँ क्या बंक मिलता हो वैसे स्कूल, वो हफ्ते में एक दिन वाला क्लास। जी। हाँ। उसके बाद जब वो 11th-12th पास आउट होके निकले तो उनका जो रेट था, पासिंग रेट, IQ लेवल, जो रिजल्ट आना चाहिए 90 अब या 80 अब तो एवरेज होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एबिलिटी थी जी जी, इतना ये कर सकते बच्चे। फिर भी मैंने वो रिमार्क किया कि उनका रिजल्ट बहुत डाउन हो गया। ओके। और जो बच्चे B1 B2 ग्रेड वाले थे या 89 वाले थे वो हमारे स्कूल में रहे। ओके। तो उनका रिजल्ट एवरेज सेम रहा 12th में भी। ओके, मतलब वो नीचे नहीं आए, कांस्टेंट बने रहे। और ये लोग अच्छा करके नीचे आ गया। तो उसमें मैंने रिमार्क किया कि जो बच्चा जैसे एटमॉस्फेयर में अपना अपडेशन कर सकता है, लर्निंग का उसका जो हैबिट है वो हैबिट से उसको पढ़ाना चाहिए। ओके ओके ओके। जैसे कि हमारे स्कूल में जो भी टास्क होता है तो हम ट्राई करते हैं कि वो बच्चा है वो रेगुलरली अपना टास्क करे। इरेगुलर टास्क को तो हम पेरेंट्स को बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उसको अपडेट करवाते हैं। उसके हिसाब से उसका रिजल्ट अच्छा ही बनता है। जी जी। अभी 11th-12th का भी है, आपको बताऊं तो हमारे स्कूल
के अंदर जो बच्चे आते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़े बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बंक मार देते हैं। हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आप जैसे भी कुछ भी करो उसको रेगुलर स्कूल भेजो। ओके। तो वो आते हैं, फिर भी जो रेगुलर होते हैं तो उसका स्कोर अच्छा ही होता है। ओके, ये मैंने रिमार्क किया। क्या बात है, ग्रेट। और जो रेगुलर नहीं होते तो उसका नंबर्स थोड़े डाउन आते हैं। सर एज अ इंग्लिश टीचर आप स्पेशली गुजरात बोर्ड के जो बच्चे हैं जो स्पेशली सच में इंग्लिश में वो सफ़र करते हैं, उनके लिए सर कुछ इंग्लिश इम्प्रूव करने का कुछ टिप्स दीजिए गुजराती में, अपने लैंग्वेज में सर। ये तो सर एक सिंपल लॉजिक है जी मैंने पहले ही बताया कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जी जी। जैसे कि अभी यहाँ का जो ट्रेंड है गुजरात का, तो सबका अलग अलग व्यू है। कोई बोलता है मुझे क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं वैकेशन में क्लासेस ज्वाइन करूँगा, XYZ। पहले तो दिल से जो हियरिंग और लिसनिंग दो वर्ड पकड़ते हैं। हियरिंग दैट मीन्स जस्ट सुना और निकाला, दिल में आया तो किया, नहीं तो लेट गो कर दिया। और लिसनिंग टास्क कैसा है, फॉर एग्जांपल अपना मदर टंग, जी छोटा बच्चा है जी वो कुछ भी करेगा, घर में जहाँ भी रहेगा, जैसे भी अपने सोसाइटी वाले या घर वाले जो भी कुछ कहेंगे वो अपने आप सीखता जाएगा। जी बिल्कुल। आप पूछोगे तू कोई क्लास में गया था, आपका आंसर होगा नो सर, क्या बात कर रहे हो। फ्लुएंटली वो अपनी लैंग्वेज को इजीली सोसाइटी में सबके साथ शेयर करता है, अपने पैशन फीलिंग जो भी को। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि इंग्लिश सीखना हो तो पहले श्योर कर लो कि भाई मुझे सीखना है। तो सीखना हो तो हियरिंग नहीं, लिसनिंग करना पड़ेगा आपको। ओके। और ग्रामर इंप्रूवमेंट के लिए सर बच्चे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका उनसे टेक्निकल ग्रामर, क्योंकि सर मैंने एक चीज़ महसूस किया है, ग्रामर आप कितना भी पढ़ लो ना कम ही है। ग्रामर पहली चीज़ तो है कि ग्रामर गुजराती या मदर टंग जो संस्कृत या हिंदी जो भी लैंग्वेजेस मैंने एनालिसिस किया तो सबसे अच्छा इजी जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है। अच्छा ओके ओके। आप ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप तो इंग्लिश टीचर हो इसलिए इंग्लिश को ही जी बिल्कुल प्रीफर करोगे कि नहीं इजी है। बट सिंपली जब आप जैसे भी जो भी आपका मदर टंग है उसमें जो भी एक्ट करते हो तो एक्ट के एक या इससे ज़्यादा वर्ड आपको पता होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसी हिसाब से आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो वो जितनी भी एक्ट करते हो तो पहले आप उसको उसका प्रोनाउंसिएशन उसको कैसे बोलते हैं वो बोलने का ट्राई करो। ओके। जैसा अभी दूध पाक, कच्चा पका, जो भी बोलो वो बोलोगे। उसके बाद उसके जो स्पेल होते हैं उसको थोड़ा एनालिसिस करो, उसको रट्टा नहीं करने का, एनालिसिस करो। फिर AEIOU कि क्या वेरिएशन पास्ट फॉर्म में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वो थोड़ा बहुत उसका कौन सा रूल्स वहाँ उसको अफेक्ट करता है, जो चेंजेस आते हैं प्रोनाउंसिएशन में या XYZ, उसको समझ लो। और फिर हर रोज 10 मिनट ही देना है, ज़्यादा नहीं। ओके। आप इतना करके उसको रख दो साइड में, फिर दूसरे दिन फिर से उसको देखो, बस कंटिन्यूटी मिलेगी आपकी। 100% आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। बस आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम नहीं दोगे और कहोगे कि मुझे नहीं आता तो इट्स सिंपल, आपने टाइम ही नहीं है तो कहाँ आपको फिर आएगा वो। सर आखिरी के 3 सवाल, पहले तो टीचर्स के लिए आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे सोसाइटी में टीचर्स जो काम कर रहे हैं, ये भी एक वॉरियर्स हैं और एक हिडन मतलब जेम है ये, इनके बारे में सबको पता नहीं चलता, लेकिन एक बच्चे के पीछे कम से कम 10-15 टीचर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, फर्स्ट से लेके या नर्सरी से लेके 12th तक या उसके आगे तक। एज अ इंचार्ज मैंने हमारे स्टाफ से या फिर अदर टीचर्स को भी मैंने उनका कंटिन्यू जो शेड्यूल होता है वो उनका एनालिसिस किया है। तो वो सभी को मैं नॉट ओनली माय स्टाफ बट ऑल टीचर्स के हमेशा फ्रेश एनर्जी के साथ क्लास में एंटर होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिकॉज वी डायरेक्टली जब पॉजिटिव होते हैं तो हम बताते हैं कि वी आर नॉट स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस बट क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ इट। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोसाइटी में से आते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं कि जिससे
जिसके हिसाब से अपनी जो डिग्निटी है, वो लॉयल्टी है, वो कहीं गुम हो जाती है। और उसके हिसाब से फिर क्लास में जब एंटर होते हैं और लाइव जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कहीं गुम हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो चाहिए, जो हमें देना है, वो कभी गुम हो जाता है। तो वो गुम, कुल मिला के प्रॉब्लम्स बाहर छोड़िए, फ्रेश माइंड से एनर्जी के साथ क्लासरूम में जाइए। भले ही सुबह आप 5 बजे अनएथिकल उठे हों, नींद आती होगी शायद, प्रॉब्लम्स तो आप पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके पास नहीं है। डील करनी होती है तो वो एक्सेप्ट, नो एक्सपेक्टेशन, जब वो आएगा तब देख लेंगे। ग्रेट सर। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? स्टूडेंट को तो सिंपली फर्स्ट, आज के जो नया जनरेशन है तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप श्योर कीजिए आपको करना क्या है। ओके, क्लियरिटी लाइए लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि एनर्जी तो सबके पास है। जी बिल्कुल। लेकिन जो विजन होना चाहिए कि वो विजन, तो आपकी एनर्जी का पूरा डाइवर्जन, यू टर्न मिलना चाहिए, जहाँ आपकी जो गोल है, जो एम है, उसके तरफ आपको ले जाए। ओके। और एंटिसिपेटिंग सक्सेस, देखो जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि सर ये तो मेरे लिए नया है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा उनको कि आप उसको बोलेंगे तुझे कोई मूवी पसंद है या तुझे कोई सॉन्ग आता है, तो डेफिनेटली वो फटाफट 1 by 1, नॉट ओनली सिंगल सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग के बारे में वो बताएगा। ओके। तो सिंपल लॉजिक है, वो स्टूडेंट के पास एबिलिटी है, रिमेंबर मेमोरी पावर है ही है, जस्ट उसको एनलाइट करना जरूरी है कि उसको कौन से डायरेक्शन में यूज करें। ओके सर, और एक और आखिरी सवाल, पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ पेरेंट्स के लिए भी कुछ तो होगा टिप्स कि जिससे वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकें। जैसे ही मैंने अभी टीचर का बताया कि जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होते ही जी। उसी हिसाब से पेरेंट्स के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स के आगे सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरे बच्चे को क्या बनाना है। और यदि आप चाहते हो कि मुझे कुछ उसको हमें जो मिला है उससे बेहतर उसको मिले, तो उसके लिए 24/7 में पर डे 10 मिनट्स बच्चों के लिए निकाले। उसने पूरे दिन क्या टास्क किया, कितना लिखा, कितना नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो नेक्स्ट डे उसको करने वाला है कि नहीं। वो काउंसलिंग और उसके साथ हमेशा जो पैरेलल डिस्कशन होता रहे, पैरेलल डिस्कशन होना चाहिए। और जो स्टूडेंट और चाइल्ड और पेरेंट्स का जो जनरेशन गैप है, उसमें गैप कम से कम बनाए रखे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पापा आते हाँ आते, लेकिन कब आते मुझे पता नहीं। तो वो बच्चे को भी पता होना चाहिए पापा कब आते, कब जाते, उसी हिसाब से पापा को भी पता हो क्या बच्चा कब आया। 3 बजे तो 3 बजे वो क्या करता होगा, वो पता होना चाहिए। तभी जाके स्टूडेंट में वो इम्प्रूवमेंट आएगा जो आप चाहते हो। क्या बात है सर। पहले वीरेंद्र सर, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। अभी जो हम इंटरव्यू सुन रहे थे, इस पूरे इंटरव्यू में एक चीज़ सबसे कॉमन थी, वो ये थी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्लियरिटी रखें, पेरेंट्स को अपने बच्चे से क्या करवाना है और बच्चे को भी क्या करना है। टीचर्स टॉक इंडिया का ये जो शो है, वो सिर्फ इसीलिए है कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो हिडन जेम हैं, जो दिखते नहीं हैं एक बच्चे की लाइफ में, उसके एकेडमिक्स में, उनको मैं सामने लेके आऊँ। और आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानते होंगे जो यूट्यूब पे फेमस हैं या जो हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं, लेकिन एक वो टीचर जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसको कोई क्रेडिट नहीं लेना है कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में मैं ऐसे सैकड़ों या हज़ारों इंटरव्यूज़ लेने वाला हूँ, जिसमें इस देश के हर सेक्शन से कहीं ना कहीं टीचर्स होंगे। वो टीचर्स जो हीरोज़ हैं हमारे सोसाइटी के, स्पेशली मैं बोलूँगा इनविजुअल हीरोज़, जो दिखते नहीं हैं। क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाया हूँ कि जब एक बच्चा कुछ बहुत बड़ा करता है अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में ना, तो उसके पीछे कम से कम 10 से 20 टीचर का पैरेलल रोल रहता है, और साथ में उनके पेरेंट का। लेकिन पेरेंट को ये अप्रिशिएशन मिल जाता है क्योंकि उनके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। लेकिन
वो जो 10-15 टीचर्स जो उसकी ज़िंदगी में लगे होते हैं नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक या उसके आगे भी, उनको शायद क्रेडिट और अप्रिसिएशन नहीं मिलता, और ना वो बच्चा दे पाता है, शायद कभी कभी वो भूल भी जाता है। मैं ये चीज़ इंश्योर करूँगा इस चैनल के थ्रू कि वो टीचर जो हैं वो ये बताएं कि उनके लाइफ में कौन सा बच्चा सबसे सक्सेसफुल निकला है। आने वाले दिनों में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर टीचर ने कैसे कैसे अपने मतलब जो है बच्चों को ट्रेन किया है और उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स लाए हैं। शायद स्टूडेंट को ये बात याद ना हो कि इन टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन टीचर को तो ज़रूर याद है कि मैंने इस बच्चे को ट्रेन किया है। भले ही क्लास में 70 बच्चे हों, लेकिन टीचर उन 70 के 70 बच्चे, 100 बच्चे, सबका फेस, पेरेंट और आपका जो नेचर, वो सब वो टीचर को पता होता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, और आप ये चैनल देखते रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे हम रियल हीरोज़ का, हिडन हीरोज़ का और एक्चुअली जो जेम है हमारे सोसाइटी के, उनकी बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।